वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनस्क्रिप्टेड इंस्पायर हाई। और आज हम बात करेंगे एक मूवी की जो मैंने रिसेंटली देखी, जिसका नाम है विवारियम। विवारियम एक हॉलीवुड मूवी है जो हाल ही में रिलीज़ हुई थी और इसका अमेजिंग पार्ट ये है कि इसका इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड इसका इंटरेस्टिंग प्लॉट। मैं मूवी के पूरे थीम के ऊपर डिस्कस करूंगा और इस पूरी स्टोरी लाइन को आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो इस मूवी के पार्ट है। तो इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी आने वाले हैं, सो जिन लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि पहले वो देखें एंड देन फिर आके मेरा पॉडकास्ट सुने। सो लेट्स, अब स्पॉयलर्स अब आगे क्लियर हो चुके हैं तो लेट्स डिस्कस ऑन दिस मूवी। विवारियम एक क्रीपी हॉरर मिस्ट्री मूवी है और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है। इसकी कॉन्सेप्ट जो ये है, जो स्टोरी है वो ये है कि एक कपल एक घर की तलाश में जगह जगह ढूंढते हैं, जैसे कि हम रैंडमली लोग जाते हैं और हमें नया घर चाहिए होता है। उनको एक नया नेबरहुड मिलता है जिस नेबरहुड का नाम होता है यॉन्डर, और जहाँ उनको रियल एस्टेट एजेंट जब लेके जाता है तो वो क्या देखते हैं कि सारे घर एक ही तरह से बने हुए, एक ही कलर में डिज़ाइन किए हुए होते हैं और परफेक्टली ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं। लेकिन इस फर्स्ट लुक से ही कुछ क्रीपीनेस दिख रहा होता है कि जो रियलिटी नहीं दिखती है, रियलिज्म, जो कि एक फेक आइडेंटिटी लगती है उन घरों की। लेकिन वो रियल एस्टेट एजेंट उनको लेके जाता है और वो उनको एक घर दिखाते हैं। स्पेशली वो बोलता है हाउस नंबर 9 कि ये आपको चेक करना चाहिए, दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टार्टर होम, दिस एक्चुअली अ होम दैट यू विल लिव फॉर एवर। याद रखिएगा ये वर्ड्स जो उसने बोले उनको। एंड देन वो घर चेक करते हैं और ऑन द मिडल ऑफ द चेकिंग उनका रियल एस्टेट एजेंट गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद वो हैरान हो जाते हैं कि वो गया कहाँ। एंड देन वो वापस वो अपनी कार में जाते हैं और वहाँ से नेबरहुड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ट्विस्ट होता है वो ये होता है कि वो कभी नेबरहुड से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। वो राउंड एंड राउंड गाड़ी को उसी नेबरहुड में चला रहे होते हैं और वहाँ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। तो ये एक फियर्ड लूप है जो इंटरेस्टिंग प्लॉट है इस मूवी का, जो आपको कैप्चर करके रखेगा कि एक्चुअली वो जगह है क्या, वो किस प्लेस है, वो कैसा मैजिक है या फिर वो कैसा जगह है जहाँ पे सब गायब हो चुका है। देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट दीज टू पीपल, जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं, मेन बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। अब सारा दिन गाड़ी चलाने के बाद वो सेम लूप रोड में ही घूमते रहते हैं और सेम रूम नंबर और हाउस नंबर 9 के आगे गाड़ी उनकी लाती रहती है। पूरा दिन कार चलाने के बाद उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो पेट्रोल ख़त्म होने के बाद गाड़ी भी सेम हाउस नंबर 9 के आगे जाके रुकती है। जैसी शाम और होती है उनके पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है और वो वापस उस हाउस नंबर 9 के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उनके फ्रिज में एक वेलकम गिफ्ट होता है जो बेसिकली एक वाइन बॉटल और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं। जब वो दोनों खाते हैं स्ट्रॉबेरीज और वाइन को पीते हैं, सबसे पहली चीज़ जो वो नोटिस करते हैं वो होता है टेस्टलेस। यस, जब उन्होंने वो स्ट्रॉबेरी खाई देयर इज़ नो टेस्ट इन इट, जब उन्होंने वो वाइन पी देयर इज़ नो टेस्ट इन इट। तो वो समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली ये कौन सी चीज़ हो रही है उनके साथ, या ये कौन गेम खेल रहा है उनके साथ, ये किस तरह का ये एटमॉस्फेयर बन रहा है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठते हैं और उसे हाउस नंबर 9 के छत पे जाके चेक करने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए दूर से, या कोई हमें दिख जाए दूर किसी छत पे, या कोई और पर्सन से हम टकरा जाएं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। जब वो पर्सन बॉयफ्रेंड जब घर छत पे जाता है तब वो हैरान हो जाता है देख के कि दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है, हर तरफ सिर्फ इन्फिनिट अमाउंट्स ऑफ हाउसेज हैं विद द सेम कलर, सेम डिज़ाइन, एवरीथिंग इज़ द सेम राइट नाउ, इन्फिनिट अमाउंट्स। एंड दे वर लाइक दे आर स्टक इन दिस लिम्बो स्टेट, जिसको आप कह सकते हो, एंड दे डोंट नो वेयर टू गो, किसको कॉल करें, किसको बात करें, कोई है भी नहीं और सिर्फ वो दो इंसान होते हैं वहाँ पे। एंड जब वो नीचे उतरते हैं वो अपने फ़ोन चेक करते हैं, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी होती है, फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता, तो पता नहीं वो कौन से वियर्ड प्लेस में आ चुके होते हैं। ये जो मूवी है ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बनी है अबाउट दिस मेज़। अब मैं आपको मूवी के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा। उसी दिन उनको सड़क पे हाउस नंबर 9 के ठीक सामने एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है एंड उस बॉक्स को जब वो ओपन करते हैं तो देखते हैं उसमें एक इन्फेंट बेबी बॉय होता है और उस बॉक्स में एक मैसेज लिखा होता है कि इस बेबी को आप रेस करो एंड देन आप इस जगह से रिलीज़ हो जाओगे। टॉम और जेमा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि ये
क्या मिस्ट्री हो रही है और ये कौन हमारे साथ गेम खेल रहा है। बट एज़ यूजुअल वो बच्चे को घर ले आते हैं और वो इस उम्मीद में उसको रेस करने की कोशिश करते हैं कि इस वजह से वो रिलीज़ हो जाएंगे। टॉम के माइंड में आता है कि शायद हमें इस बच्चे को मार देना चाहिए, इस वजह से वो हमें छोड़ देंगे या फिर वो दोबारा आएंगे। बट जेमा एज अ किंडरगार्टन स्कूल टीचर होती है तो वो मना करती है, क्योंकि एक जस्ट इन्फेंट बेबी बॉय है और उसका एक पैशनेट है बच्चों के लिए, जो इस वजह से वो उसको नहीं मारती है और वो उसके साथ बच्चे को रेस करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि ये बच्चा एक कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, बल्कि एक वियर्ड थिंग है जो इसने ह्यूमन बॉडी शेप ले रखा है और इसकी जो लाइफ स्पैन ग्रोथ है वो दूसरे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा है। अब वो 98 डेज़ हो चुके हैं उनको रहते हुए उस घर के अंदर और वो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, लाइफ स्पैन उसका जो है बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है। और उसकी एक बहुत वियर्ड बात है कि वो बहुत अच्छे से मिमिक्री कर लेता है वॉइस की, और वो टॉम और जेमा को अपने पेरेंट्स समझता है और उनकी वॉइस में ही बात करता है। इस लाइक कि वो उनकी पर्सनैलिटी को अडेप्ट कर रहा होता है या फिर वो बहुत उनके हर बिहेवियर और एक्शंस को देख रहा होता है कि वो उसको मिमिक कर सके और हाउ टू बी अ मोर ह्यूमन बीइंग उसकी प्रैक्टिस कर सके। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है और बहुत अनोइंग और बहुत ही क्रीपी बिहेवियर करना शुरू कर देता है। टॉम और जेमा अब टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि इट्स ऑलरेडी 98 डेज़ पास्ट हो चुके हैं और अब तक कुछ नहीं पता, और वो बच्चा बड़ा होता जा रहा है, अनयूजुअल ग्रोथ है उसका। एंड इस बीच टॉम एज वी नो कि वो गार्डनर होता है, वो अपने ही घर हाउस नंबर 9 के लॉन में एक गड्ढा खोदना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि शायद ज़मीन के नीचे कुछ उसको अपडेट कुछ मिल जाए या कुछ किसी भी उम्मीद में, क्योंकि उसके पास कुछ अब बचा नहीं है किसी चीज़ में उम्मीद लगाने की। और वो धीरे धीरे गड्ढा खोदना शुरू करता है, इतना गहरा गड्ढा खोद देता है कि वो बहुत नीचे चला जाता है पाइपलाइन में, इस उम्मीद में कि उसे कुछ मिले। इन द मीन टाइम वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो चुका होता है और वो हर एक चीज़ मिमिक कर रहा होता है जो उसके सो कॉल पेरेंट्स जो उसको लगता है वो बात करते हैं या जिस तरह से वो बिहेव करते हैं। बाद में पता चलता है धीरे धीरे कि ये एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, ये एक एलियन काइंड ऑफ अ मिस्ट्री थिंग है जो कि उसका रूप ले रखा है और वो बस ह्यूमन बीइंग को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। इन द मीन टाइम जेमा अब टाइम और आगे बढ़ता है और जो बच्चा है वो बहुत बड़ा हो चुका होता है, वो एक नॉर्मल अडल्ट मैन बन चुका होता है और उनकी लाइफ स्पैन उनसे डबल होती है जितनी जल्दी स्पीड में वो ग्रो होता है। लेकिन अब जेमा के माइंड में क्वेश्चन आता है कि काश अगर मैंने टॉम की बात सुनी होती और इस बच्चे को पहले ही मार दिया होता बचपन में ही, तो शायद हम निकल चुके होते इस जगह से, जबकि वो अब स्टक हो चुके हैं उसके साथ उस घर के अंदर, उस वियर्ड प्लेस के अंदर। अब वो बच्चा जो बेसिकली अगर बड़ा हो चुका है वो अब हर बार अपने घर से निकल के कहीं और जाता है और जेमा सोचती है कि मुझे शायद इसका पीछा करना चाहिए ताकि मुझे कोई रास्ता मिल जाए इस लूप से निकलने का। और इस प्रोसेस में वो खुद ही भूल जाती है कि उसका एक्चुअल हाउस नंबर 9 कहाँ है, बट समहाउ वो जैसे तैसे वापस हाउस नंबर 9 पहुँच जाती है। इन द मीन टाइम टॉम जो हर दिन पिछले कितने महीनों से वो गड्ढा खोदे जा रहा है, वो चेक करता है कि ज़मीन भी आर्टिफिशियल है और उसके अंदर कुछ भी ओरिजिनल ऑर्गेनिक रूट्स या फिर कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक डर्ट और समथिंग, एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल। और उसमें एक येलोइश कलर का एक केमिकल रिएक्शन होता है जो उस ज़मीन के अंदर होता है और धीरे धीरे वो केमिकल रिएक्शन ही उसकी बॉडी को हार्म कर रहा होता है जो उसे पता नहीं होता। और जब टाइम आता है कि जब वो पूरी तरह से हार्म हो जाता है, उसके अंदर बॉडी में पूरी तरह से वो केमिकल रिएक्ट करने लगता है, तो वो नहीं रह पाता और वो इसी तरह से मर जाता है पड़े वहीं पे। एंड दैट बच्चा जो अब अडल्ट हो चुका है वो उस जेमा को बोलता है कि आई थिंक इसका टाइम आ चुका है इसे रिलीज़ करने का। देन जेमा रियलाइज़ करती है कि वो कभी भी यहाँ से जाने नहीं वाले, वो हमेशा यहीं रहेंगे और यहीं मर जाएंगे और उनका सिर्फ एक ही टास्क है उस बच्चे को रेस करके इंसान की तरह मिमिक करवाना। एंड वो कोशिश लास्ट अटेम्प्ट करती है कि शायद इस बच्चे को मार सकूं, तो वो एक अटेम्प्ट करती है उसको मारने का, लेकिन वो फेल्ड हो जाता है और वो दोबारा से थक के गिर जाती है। इस बीच वो समहाउ किसी तरीके से पैरेलल डायमेंशंस में पहुंच जाती है उसी प्लेस की एंड फाइंड आउट करती है कि सिर्फ वही इकलौते कपल्स नहीं थे जो उस नेबरहुड में आए थे, ऐसे और भी कपल्स थे जो उस नेबरहुड में आए और उन सब के साथ एक एक बच्चा है और वो हर कपल उस बच्चे को रेस कर रहा है, काइंड ऑफ मिमिक कर रहा है और उनको उस सेम प्रोसेस जैसे उन लोगों ने अपनी लाइफ स्पेंड किया है वो भी वो कर रहे हैं। इस चीज़ को देख के वो टोटली उम्मीद हार चुकी होती है कि अब देयर इज़ नो प्लेस कि वो यहाँ से बाहर निकले। और इन द मीन टाइम
अब जब फाइनली वो बच्चा बड़ा हो चुका है और उसको सारी मिमिक्री आ चुकी है और वो एक एज अ ह्यूमन बीइंग इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है, तो वो फाइनली जेमा को बोलता है नाउ इट्स योर टाइम टू गेट रिलीज, और जेमा को वो एक बॉडी बैग में बंद करता है और उसी वक्त जेमा मर जाती है। सो ओवरऑल दोनों ही मर जाते हैं, जेमा और टॉम। और जो बच्चा है वो फाइनली उनकी जो गाड़ी जो इतने सालों से वहाँ, जो 2-3 साल से वहाँ पड़ी हुई थी, उसके अंदर पेट्रोल डालता है और उस गाड़ी को फाइनली उस नेबरहुड से बाहर निकाल के नॉर्मल इंसानों की दुनिया में लेके आता है। अब आपको याद होगा कि इस पिक्चर के स्टार्टिंग में हमने बात की थी, एक रियल एस्टेट एजेंट होता है जो एक्चुअली उन दोनों का, टॉम और जेमा को उस नेबरहुड तक लेके जाता है। सो अब ये बच्चा अब वो उस नेबरहुड से बाहर निकलकर उस रियल एस्टेट कंपनी के अंदर जाता है, शॉप में। और अब क्या हम देखते हैं, वो जो रियल एस्टेट एजेंट था वो ओल्ड हो चुका है, उसका लाइफ स्पैन भी उस लड़के के लाइफ स्पैन के जैसा ही है, जो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये एक्चुअली एक फुल चेन है, जिसमें अब वो उस रियल एस्टेट एजेंट को, जब बूढ़ा हो चुका है, वो अपने लास्ट डेथ बेड पर है, एंड देन वो मर जाता है और उसको वो बॉडी बैग में डाल के उसकी जगह रिप्लेस करके अब उसका नेम टैग मार्टिन अपनी बॉडी में अपने पास लगा के अपने आप को एज अ मार्टिन पेश करता है। और पिक्चर यहीं ख़त्म होती है जब नेक्स्ट कपल उनकी शॉप में आता है उनकी नई प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। विवारियम का मतलब होता है एक इंडोर सेमी नेचुरल हैबिटाट क्रिएट करना एनिमल्स के लिए, जिसको हम स्टडी कर सकें उनकी लाइफ को। ह्यूमन बीइंग्स हम सब करते हैं कि इंडोर सेमी हैबिटाट क्रिएट कर लेते हैं सेमी नेचुरल, और हम उसमें एनिमल्स को रखते हैं एंड देन हम उनको स्टडी करते हैं। तो इस मूवी का जो थीम है वो उसी कॉन्सेप्ट को लेके लिया गया है कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एनिमल को हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी बजाय यहाँ पे कुछ एलियंस या फिर वो सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं जो ह्यूमंस को एक सबर्बन एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, एक सो कॉल्ड रियल एनवायरनमेंट में उनको रख रहे हैं और उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनके बेसिकली उनके हैबिटेट, उनकी नेचुरल लाइफ स्पैन, उनकी साइकोलॉजी, उनके माइंड, उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उन सबको वो रीड करके एज अ ह्यूमन को वो स्टडी कर रहे हैं, और वो अपने बेबी को उनके पास भेजते हैं ताकि वो उनकी तरह ह्यूमन बन सके, और वो एंड में लाइफ साइकिल जब उस ग्रोथ जब एज अ मैन बने तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह उस रियल ह्यूमन वर्ल्ड में जा सके। और दूसरी इसी तरह से ये साइकिल जो है वो रिप्लेस चलती रहती है। अब इस मूवी के अंदर स्टार्टिंग में ही फर्स्ट शॉट जो दिखाया जाता है, डायरेक्टर ने एक तरह से फोरशैडोइंग किया है उसको लेके कि एक कुकू बर्ड जो आप जानते हैं कि अपना जो अंडा है वो दूसरे के घोंसले में देती है, तो पहला शॉट ही वही होता है जब वो एक दूसरे के घोंसले में कुकू बर्ड अपना एग्स प्लांट करती है, एंड देन जब उसमें से बच्चा निकलता है तो वो दूसरे एग्स को अपने नेस्ट से गिरा देता है। और जब वहाँ उस नेस्ट की जो मदर बर्ड होती है वो जब वापस आती है तो उसको लगता है कि ये मेरा ही बेबी है जिसको वो रेस करती है एंड ऑफ द टाइम तक। और जब वो बेबी बड़ा हो जाता है तो उसमें एक शॉट दिखाते हैं कि कुकू बर्ड एक्चुअली अपनी मॉम से, मदर बर्ड से भी बहुत बड़ा हो चुका है, एंड देन वो मदर बर्ड रियलाइज़ करती है कि मैं इसको जितना भी फीड कर रही हूँ इसकी फीड कभी ख़त्म हो ही नहीं रही है और इसका जो लस्ट है वो और बढ़ता जा रहा है। सेम थीम ह्यूमन बीइंग इस मूवी के अंदर भी आगे फोरशैडोइंग की जाती है, जहाँ पे उन टॉम एंड जेमा को लगता है कि वो एक ह्यूमन बेबी को रेस कर रहे होते हैं, जबकि वो एक एलियन या फिर एक सुपर नेचुरल बीइंग होता है ह्यूमन बॉडी की शेप में, और वो उसको तब तक रेस करते हैं जब तक वो बड़ा हो जाता है, और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये एक्चुअली ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कुछ और है, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और वो उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और उनकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है। सो ओवरऑल इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है। मूवी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जिन्हें क्रीपी और मिस्ट्री हॉरर मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और कुछ यूनिक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना पसंद है। मूवी की अगर प्लॉट लाइन की बात करूं, एक्टिंग कास्ट की बात करूं तो बहुत ही फिनोमिनल है। इसके अंदर हमारे मेन एक्टर जो टॉम एंड जेमा हैं, जो टॉम का जो रोल निभाया है वो है हमारे जेसी आइजनबर्ग ने, जिसको मैक्सिमम लोग जानते हैं बैटमैन विद सुपरमैन के विलन से, जो रिसेंटली आई थी मूवी, और ज़ॉम्बीलैंड का द गाय हु वाज इन द सोशल नेटवर्क। सो ही एक्चुअली डन अ वेरी गुड जॉब, ही प्लेड अ वेरी गुड कैरेक्टर एंड ऑल्सो उसका जो काउंटर पार्ट है जेमा का रोल किया है इमोजिन ने, एंड शी ऑल्सो डन अ गुड जॉब, फिनोमिनल वर्क। एंड सबसे अच्छा काम इसमें उस बच्चे ने किया है जो कि एलियन बेबी होता है, जिसका नाम है सीनन, एंड ईदर दैट चाइल्ड एक्टर इज़ अमेजिंग एक्टर या तो वो बहुत ही बेकार एक्टर है, बिकॉज द जॉब दैट ही हैव डन टू लेट ऑडियंस नो दैट हाउ अनोइंग ही इज़ सुपर्ब एंड फैंटाबुलस। तो उसकी एक्टिंग तो टू दैट पॉइंट है।
और एक और शाउट आउट देना चाहूँगा इस मूवी के एटमॉस्फेरिक को बिहेवियर एटमॉस्फेयर को लेके कि इसका जो प्रोडक्शन और विजुअल इफ़ेक्ट्स बनाए गए हैं वो बहुत ही एक्यूरेटली दिखाए हैं और वो आपको एक्चुअली वो फील आएगा एम्प्टीनेस का उस एम्प्टी नेबरहुड के अंदर एंड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हाउसेज आर देयर एंड आपको एक तरह से फेक फीलिंग दिखेगी उसके अंदर जो एक्चुअली मैसेज देना चाहती है मूवी। सो ओवरऑल ये मूवी काफ़ी अच्छी है, ये बहुत ही अच्छा टाइम पास है उन लोगों के लिए जिनको हॉरर मिस्ट्री पसंद है। आई सजेस्ट कि आप लोग देखें इस मूवी को इन फ्यूचर में एंड आई होप कि आपको मेरा ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनिंग पर अच्छा लगा होगा एंड आई वांट यू टू टेल मी योर थ्योरीज रिगार्डिंग दिस मूवी, राइट डाउन ऑन द कमेंट बिलो एंड लेट मी नो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो पॉडकास्ट एंड stay safe till we meet again.